इस कहानी का शीर्षक है पति की कमाई। बहू फिर से शॉपिंग। अभी 10 दिन पहले ही तो तुम गई थी और ये सेल का इतना सामान फिर ले आई। इसमें पैसे बर्बाद मत किया करो। भारती जी ने समीक्षा को टोका तो उसका पारा चढ़ गया। मम्मी जी, मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहीं भी खर्च करूं। मेरी मम्मी ने कभी ना टोका, फिर आप क्यों टोक रही हैं? मैंने आपसे तो पैसे नहीं लिए थे। समीक्षा की बेबाकी सुनकर भारती जी का चेहरा उतर गया। समीक्षा जो सामान लाई थी वो जरा भी काम का नहीं था। फिर सेल में जाकर सामान बटोर कर लाने को तो शॉपिंग नहीं कहते हैं। आशुतोष की अच्छी सैलरी है तो वो समीक्षा को हर महीने विश्वास करके घर खर्च के पैसे देता था। समीक्षा उन रुपयों को 15 दिन में ही खर्च कर देती थी। जरा भी बचत की आदत नहीं थी। समीक्षा अपने माता पिता की इकलौती संतान रही है तो उसने अपनी सभी इच्छाएं पूरी की हैं। समीक्षा और आशुतोष की लव मैरिज हुई थी। समीक्षा पैसे वालों की बेटी है, जबकि आशुतोष एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखता है। दोनों ने जब शादी के लिए हाँ कहा तो भारती जी ने मना कर दिया था, क्योंकि समीक्षा अमीर घराने से थी। उन्हें लगता था वो इस परिवार में रह नहीं पाएगी, पर दोनों ने जिद पकड़ ली। दोनों अपने प्यार को कुछ नाम देना चाहते थे। समीक्षा के घरवालों ने महंगे जेवर, वस्तुएं और कपड़े दिए थे, पर घर तो हर महीने समझदारी और राशन से चलता है। इसका गुण समीक्षा में नहीं था। जब भी मॉल में सेल लगती थी वो कुछ भी उठाकर ले आती थी। कई कपड़े और सामान तो बिल्कुल काम का ही नहीं होता था। रसोई कैसे चलाते हैं, सामान को कैसे काम में लेते हैं, इसका एक भी गुण नहीं था समीक्षा में। आशुतोष और समीक्षा की शादी को साल भर होने को आया था, पर अभी तक समीक्षा घर के हिसाब से नहीं रह रही थी। भारती जी को ये सब फिजूल खर्ची लगती थी। आशुतोष के पिता के निधन के बाद उन्होंने बेहद ही समझदारी से घर चलाया था। कुछ बचत पति की थी, पर वो कितनी चलती। ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए अपने सिलाई का हुनर काम में आया। लोगों के कपड़े सिलने लगीं और पैसा आने लगा, पर वो भी बहुत ज़्यादा तो नहीं था। पाई पाई का हिसाब रखती थी। तीनों बच्चों को अकेले पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना सब कुछ आसान तो नहीं था। बड़ी हिम्मत रखी, धैर्य रखा, दोनों बड़ी बेटियों को पढ़ाया और वो स्कूल में टीचर बन गईं। अपने पैरों पर खड़ा तो थीं, तो ज़्यादा दहेज लिए बिना ही उनका विवाह कर दिया। फिर भी विवाह में बाकी के खर्च तो होते ही हैं, वो सब उधारी पर किया। सबको आश्वासन दिया था कि आशुतोष की नौकरी लगते ही सब कुछ चुका दूंगी। आशुतोष थोड़ा पढ़ाई में तेज था। उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी। वो कमाने लगा था, पर भारती जी के माथे पर अभी भी बेटियों के विवाह का कर्ज था, जिससे वो जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहती थी। उन्हें इसका भी समय नहीं मिला। नौकरी लगते ही आशुतोष ने अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली समीक्षा से शादी कर ली। इधर आशुतोष के विवाह में भी पैसा लगा था। अब इन कर्जों से भारती जी जल्दी ही मुक्त होना चाहती थीं। भारती जी घर देखकर चलती थीं। उनका मानना था कि जो चीज़ घर में रखी है पहले उसे काम में लिया जाए, फिर नई चीज़ लाई जाए, या जिस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं तो वो कभी ना लाई जाए। वो कंजूस नहीं थीं, वो मितव्ययी थीं। समीक्षा को उनकी मितव्ययता जरा भी पसंद नहीं आती थी। वो शुरू से खुले हाथों से खर्च करती थी। शादी के कुछ महीनों तक तो उसे मनमानी करने दी, लेकिन बाद में आशुतोष और भारती जी ने उसे समझाया भी था कि घर देखकर चलना चाहिए और इतना कर्ज चुकाना है। ये सुनकर समीक्षा ने कहा कि कर्ज आपने लिया है तो इसके लिए मैं अपनी इच्छाएं क्यों मारूं? मैं क्यों समझौता करूं? आपने अपनी बेटियों के लिए कर्जा लिया है, आप चुकाओ। भारती जी चुप ही रहती। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और आंखों से कम दिखने लगा था, इसलिए उन्होंने अपना सिलाई का काम भी बंद सा कर दिया था। अब घर में कमाने वाला एकमात्र आशुतोष ही था। भारती जी को कोई भी चीज़ बर्बाद हो ये पसंद नहीं था। समीक्षा खाना तो बना लेती थी,
पर बहुत ज़्यादा बना लेती थी, फिर उसे फेंक देती थी। सब्जियां और राशन का सामान इस तरह फेंकना भारती जी को रास नहीं आता था। वो टोका टाकी करती रहती थी। उनकी टोका टाकी से समीक्षा चिढ़ी हुई थी। मम्मी जी, ये आपकी बचत का फंडा आपके ही पास रखिए। मुझे इस तरह की कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है। जब मेरा पति इतना अच्छा कमा रहा है तो मैं कहीं भी खर्च करूं। आप मुझसे पैसों का हिसाब मत मांगा कीजिए। भारती जी के पास कोई विकल्प नहीं था। अपनी बहू की कड़वी बातें बा आशुतोष को भी नहीं बताती थीं। वो नहीं चाहती थीं कि घर में कलेश हो, बेटा और बहू आपस में लड़ें और तकरार करें। वो समीक्षा को ही समझाती थीं कि बचत करनी चाहिए, इससे बुरे वक्त में सहारा मिलता है। केवल तुम ही आशुतोष की जिम्मेदारी नहीं हो, वो मेरा भी बेटा है, उसकी इस घर के प्रति भी जिम्मेदारी है। अब जो कर्जा लिया है वो आशुतोष ही चुकाएगा और पत्नी होने के नाते तुम्हें भी समर्थन करना चाहिए और एकजुटता में मिलकर इस कर्ज को उतारना चाहिए। बस कुछ ही समय की बात है, पर समीक्षा के दिमाग में ये बात घुसती नहीं थी। आशुतोष भी उसे समझाता था कि सोच समझकर खर्च करो, पर उसने तो ठान रखा था कि वो किसी की बात नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसकी मम्मी का फ़ोन आता है कि समीक्षा, हम कल दूसरे घर में रहने जा रहे हैं। मम्मी, पर क्यों? अपना इतना अच्छा घर है, आप इसे छोड़कर क्यों जा रही हो? समीक्षा, अब ये घर हमारा नहीं रहा। तेरे पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। सब माल लेकर बैठ गए और पैसा भी नहीं दे रहे हैं। अब इन पर भारी कर्ज चढ़ गया है। हमने हमारा घर बेच दिया है, इससे पैसा चुका देंगे और हम किराए के घर में रह लेंगे। मम्मी की बात सुनकर समीक्षा रोने लगी। पर मम्मी, आप इस बड़े घर में रहने वाली एक छोटे से घर में कैसे रहोगी? कर्ज तो पापा ने लिया है, तो तकलीफ आप क्यों सहोगी? समीक्षा, पति पत्नी के हर सुख दुख की भागीदार होती है। पति के सिर पर कर्ज है तो पत्नी कैसे सुख से रह सकती है? यह उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पति के कर्ज को चुकाए और अपनी तरफ से हर प्रयास करे। आखिर पति जो भी करता है परिवार और पत्नी के लिए ही तो करता है। हर पति की यही कोशिश रहती है कि वो हर तरह से पत्नी को खुश रखे, उसकी इच्छाएं पूरी करे, उसकी ज़रूरत का ध्यान रखे। तो पत्नी का भी फर्ज होता है वो अपने पति के सुख में ही नहीं दुख में भी उसका साथ दें। समीक्षा ने फ़ोन रख दिया। अपनी मम्मी और पापा के लिए वो बहुत दुखी थी। उसे आज समझ में आया कि पति के कर्ज में पत्नी भी साझेदार होती है। पति परेशान हो तो पत्नी कैसे सुखी रह सकती है? उसने ठंडे दिमाग से सोचा और अपनी डिग्रियां संभाली। एक दो जगह नौकरी के लिए आवेदन कर दिया। घर में बिना बताए वो साक्षात्कार के लिए चली गई, पर उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आजकल नर्म हो गई थी। एक दिन उसकी सहेली का फ़ोन आया कि शॉपिंग के लिए चलें, मॉल में सेल लगी है। तो उसने अपने कपड़ों की अलमारी देखी जो ज़रूरत से ज़्यादा भरी हुई थी। तो उसने अपनी सहेली को मना कर दिया कि उसे शॉपिंग पर नहीं जाना है। भारती जी को ये सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन वो खुश हुई। रात को जब खाना बन रहा था तो समीक्षा ने आज भारती जी से कितना आटा लूं और कितनी दाल लूं जिससे अन्न बर्बाद ना हो जाए, ये पूछा तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। क्योंकि समीक्षा ना तो कभी ना पूछती थी, बस मन मर्जी का बना लेती थी। फिर वो फेंकने में जाए तो चला जाए। रात के खाने के बाद समीक्षा तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। भारती जी ने आशुतोष से समीक्षा में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार भारती जी के मुँह से समीक्षा के लिए इतनी तारीफ़ें सुनी। आशुतोष ने समीक्षा के आते ही पूछा, कल डिनर के लिए बाहर चलें, मूवी भी देख आएंगे। तुम हर शनिवार को मूवी देखने जो जाती हो। हाँ, जाती थी, पर अब नहीं। अब से केवल महीने में एक बार ही जाएंगे। हर हफ्ते मूवी देखना और बाहर होटल में खाना ठीक नहीं है, पैसों की बर्बादी होती है, समीक्षा ने कहा। तो आशुतोष को मम्मी की बात पर विश्वास हुआ।
समीक्षा, तुम अचानक से कैसे बदल गई और इतनी समझदार हो गई हो। उस दिन मम्मी जी से जब बात हुई तो मैंने भी सोचा कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना, सैर सपाटा, मौज मस्ती नहीं होता है। शादी का मतलब यह भी होता है कि जो भी घर में समस्या है, परेशानी है, उसे पति पत्नी दोनों मिलकर हल करें। मैं अपनी इच्छाओं का बोझ तुम पर लादती रही। मम्मी जी मुझे इतना समझाती रहीं, पर मैं सबकी उपेक्षा करती रही। मम्मी इतने ऐशो आराम से रहती थीं, पर पापा को बिजनेस में घाटा लगा। वो लोग छोटे से घर में आ गए और मम्मी ने ऊब तक नहीं की। वो पापा के साथ आज भी बहुत खुश हैं, क्योंकि पापा कर्ज मुक्त है। मम्मी ने उस घर को कितने अरमानों से सजाया था, एक एक चीज़ अपनी पसंद की लाई थी। उस घर से उन्हें कितना प्यार था, पर पापा को चिंता मुक्त देखने के लिए वो घर बेच दिया। एक क्षण भी देर न लगाई। इधर आप और मम्मी जी इतनी बचत करते हो ताकि दीदी की शादी का और आपकी शादी का कर्ज चुका दें, पर मैंने तुम्हारे दुख और चिंता की जरा भी परवाह नहीं की। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रही, पैसे लुटाती रही, मम्मी जी को इतना सुनाती रही। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, सबके दिल को दुखाया। मैं मम्मी जी से कैसे माफ़ी मांगूं? वैसे ही जैसे एक बेटी अपने माँ से माफ़ी मांगती है। कमरे के अंदर आते हुए भारती जी अपनेपन से बोली। उन्होंने समीक्षा के आंसू पोंछे और उसे गले लगा लिया। समीक्षा, आज तुम सही मायने में आशुतोष की पत्नी बनी हो। तुम्हें अपने पति के दुख और चिंता का एहसास हुआ है। तुम जीवन संगनी बनी हो, जो अपने पति के सुख दुख की भागीदार हो। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो। मम्मी जी, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए। अब आशुतोष और मैं, हम दोनों मिलकर सारा कर्ज चुका देंगे। मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, सब जगह से मना हो गई थी, पर आज सुबह ही एक जगह से हाँ हुई है। आशुतोष की हर जिम्मेदारी अब मेरी भी जिम्मेदारी है। समीक्षा ने नौकरी कर ली। दोनों ने दिन रात मेहनत की और भारती जी के सिर पर चढ़ा कर्जा उतार दिया। अब समीक्षा भी मितव्ययता से काम लेने लगी थी। वो कहीं भी फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी। एक सुबह वो चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों नंदें, भारती जी और आशुतोष भी खुश था, क्योंकि वो अब कर्ज मुक्त हो गए थे और नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। चाहे पति कितना भी कमा रहा हो, फिर भी हर पत्नी को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख कभी कहकर नहीं आते। हमें सुख का आनंद लेना चाहिए और आने वाले दुख के लिए तैयार रहना चाहिए।